नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बजट सत्र में जेएनयू समेत सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार सरकार। जीएसटी समेत अहम बिल पारित कराने पर जोर। विपक्ष ने कहा सहमति वाले बिल ही होंगे पास। बजट सत्र से पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा हालात को बताया चिंताजनक। कहा नाकामियां छिपाने के लिए नकारात्मक मुद्दों को बढ़ावा दे रही है सरकार। सोनीपत फायरिंग में 3 लोगों की मौत। आरक्षण आंदोलन में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 19। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मॉल्स, मालगाड़ी और बसों में लगाई आग। जेएनयू के आरोपी छात्रों का सरेंडर से इनकार। विश्वविद्यालय के बाहर खड़ी पुलिस को कार्रवाई की अनुमति का इंतजार। गृह राज्य मंत्री ने कहा सही वक्त पर होगी कार्रवाई। और रामपुर में 48 घंटे चली मुठभेड़। सेना के 5 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर। सेना ने जताई लश्कर तैयबा का हाथ होने की आशंका। और आइए देखते हैं पहली खबर। बजट सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा का भरोसा दिया। सरकार ने कहा कि वो जीएसटी, रियल एस्टेट समेत अहम बिलों को पारित कराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ सहमति वाले बिलों को ही पास कराने में सरकार का सहयोग करेगी। संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। सरकार ने कहा कि वो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू विवाद पर चर्चा को तैयार है। रूलिंग पार्टीज ने भी कहा जेएनयू इशू का डिस्कस करना चाहिए। गलत संकेत जा रहे हैं वहाँ से, जो राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियाँ हो रही है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ऐसा कुछ सत्तारूढ़ पार्टियों ने भी इशू उठाया, कुछ अपोजिशन वाले ने भी इशू उठाया, कुछ लोगों ने कहा वहाँ राइट टू डिसेंट थ्रेट में है, उसको भी। इसलिए सरकार सब इश्यूज के लिए डिस्कशन के लिए तैयार है। सरकार बजट के अलावा इस सत्र में जीएसटी और रियल एस्टेट बिल समेत कुछ जरूरी विधायी काम निपटाना चाहती है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जिन विधेयकों पर आम सहमति बन रही है उन्हीं बिलों को पास कराया जा सकता है। सर्वसम्मति से जो भी बिल होगा वही हम पारित करेंगे और दूसरे बिल्स वो मार्च के बाद अप्रैल में जो लेना है तो सभी से कंसेंसस लेकर उसको पेश किया जाए। वाम दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद की कार्यवाही में अवरोध का एजेंडा तैयार कर दिया है। Gamut of issues that need to be discussed. So you prioritize and let us prioritize that, and that discussion you have with us. No, that is not what they want. It's just a formality of consulting the opposition parties, and they are pushing this session towards a disruption. प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनकी सरकार अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। हम मानते हैं सरकार की बात छोड़िए, देश अस्थिर होने की बात हो रही है, उसके बारे में सदन में चर्चा होनी। मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। 25 फरवरी को रेल बजट और 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और सत्र से पहले आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बोलने की आज़ादी पर लगातार हो रहे हमले पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नाकामियां छिपाने के लिए सरकार नकारात्मक मुद्दों को बढ़ावा दे रही है। पार्टी ने तय किया कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ लेकर सभी अहम मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए उन्हें उठाया जाएगा। जहां तक निर्माण की बात है, बातें बड़ी की गई पर निर्माण टूट गया है। उसके कारण भारी संख्या में नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। उन सब की तरफ से ध्यान हटाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए एक नकली डिबेट देश में शुरू की गई है। राष्ट्रवाद की, राष्ट्रभक्ति की। और इस सत्र और इससे पहले जिस तरीके के संकेत उनको समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ डेक्कन हेराल्ड के राजनीतिक संपादक
शेखर अय्यर साहब हैं। शेखर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कि क्या पिछली बार की तुलना में ये सत्र कुछ अलग होने जा रहा है, या इससे पहले जो तमाम बड़े मुद्दे हैं उसकी तपिश एक बार फिर से इस सत्र में कार्रवाई जो होने वाली है उसको बाधित करेगी? देखिए, अगर मुद्दों को आप गिनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बिना कोई शोर शराबा या बिना कोई जो आम दौर से जो टेंशन दिखाया जा रहा है उसके बिना तो नहीं होगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि सरकार के तरफ से भी और विपक्ष के अंदर भी ये सोच है कि हम केवल डिसरप्ट कर दें और हाउस अडजर्न हो जाए, उससे दोनों को लाभ नहीं है। ये बात कम से कम अपोजिशन के अंदर भी है और सरकार के अंदर भी है। अच्छा, बार बार हमने देखा कि जब भी सेशन शुरुआत में जो इस तरह की जो सर्वदलीय बैठकों में दोनों तरफ से कहा जाता है कि हम बातचीत चाहते हैं, हम डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, जब एक्चुअली डिबेट जब शुरू होती है अंदर, तब हम देखते हैं कि कोई दूसरे को सुनना नहीं चाहते, या ये समझते हैं कि अगर हम दूसरों की पार्ट सुन लें, अगर हमारी बात रख के दूसरों को सुन लें, दोनों तरफ से ये है कि कहीं ना कहीं हमें हमारी पॉइंट ढीला हो जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया हमने देखा है कि ये टेंडेंसी मुझे नहीं लगता इस बार भी ओपोजिशन या सरकार की तरफ से ये ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन ये प्रेशर भी ज़रूर है जो पब्लिक ओपिनियन में जो बन रहा है कि पार्लियामेंट डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए इसी तरह आप जो भी मुद्दे हैं, वो जेएनयू से लेकर आप इंटॉलरेंस की बात करिए, डिसेंट की बात कीजिए, जैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कई मुद्दे को आज अभी भी उन्होंने जो रेड फ्लैग किया है, तो ये सारे पर डिस्कशन करने के लिए दबाव बाहर से बढ़ेगा। वो मीडिया के ओपिनियन हो या जनरल पब्लिक ओपिनियन है कि पार्लियामेंट चलना चाहिए और ये होना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये बजट सेशन है, क्योंकि बजट में आपको पहले सप्ताह ही आपको शुरू हो जाएगा रेल बजट से लेकर, फिर इकोनॉमिक सर्वे, फिर अगले सोमवार को जनरल बजट है। तो ये एक तो इकोनॉमिक, मुझे लगता है कि जब तक बजट का ये है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हाउस चल जाए, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, जिस तरह दोनों तरफ से जो टेम्परेचर जिस तरह बढ़े, मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट समय है सरकार के फ्लोर मैनेजर्स के लिए भी और अपोजिशन लीडर्स के लिए भी। यानी कि बजट के जो 3 अहम पार्ट हैं उनको पास करने या उसको आगे बढ़ने में हो सकता है आप कह रहे हैं कि एक स्मूथ पैसेज विपक्ष की ओर से रहे। लेकिन जिस तरीके के मुद्दे रहे हैं शिखर, अगर मैं बात करूं अरुणाचल का है, जेएनयू का मसला है, रोहित वेमुला का मसला था सहिष्णुता को लेकर, और कांग्रेस ने जो संकेत दिए कि समान सोच वाले दलों को साथ लेकर वो इन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। यानी कहा जाए कि वो पहला जो सत्र होगा वो तो ठीक है सरकार के, लेकिन असली परीक्षा उसके बाद शुरू होगी, और कहीं ये तमाम बड़े मुद्दे समूचे विपक्ष को एक बार फिर से एकजुट होने का मौका देंगे सत्र में। बिल्कुल, क्योंकि ये सारे जो मुद्दे हैं ये इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं जहाँ पे कॉमन ग्राउंड सरकार और विपक्ष में कॉमन ग्राउंड बहुत कम है इसमें, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, तो आपको इस पर कोई एक कॉमन ग्राउंड बनेगी इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता। लेकिन साथ साथ दूसरी बात भी है कि इसी दौरान आपको ये चुनाव का माहौल बन रहा है 5 राज्यों में, बंगाल से लेकर केरल तक। तो जब इस तरह की जब असेंबली चुनाव हो जो मेन अपोजिशन पार्टीज के लिए, कांग्रेस के लिए, वामपंथी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, क्रूशल हो, तब आप देखेंगे पार्लियामेंट भी उसका रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि उन राज्यों से जो एमपीज हैं वो चाहते हैं वो अपने फोर्सफुली अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बड़ा एक टेंस चैलेंज है विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए, और दोनों को ये कि बिना शोर शराबा, बिना एक दूसरे को टोका टोकी ना करके एक पेशेंटली दूसरों को सुनने का जो कैपेसिटी हम बहुत कम देखते, ये ज़रूरी है करना चाहिए, क्योंकि दोनों मानते हैं कि जो लगातार ये जो जब भी पार्लियामेंट सेशन में जो लगातार, क्योंकि मीडिया की जो आलोचना भी उससे भी वो थोड़ा प्रभावित है, मैं मानता हूँ कि क्योंकि मीडिया फिर शुरू कर देता है कि पार्लियामेंट का खर्चा इतना हो रहा है, हर दिन इतना खर्चा है, वो दबाव भी है कि ये जाते हैं अंदर फिर बाहर आ जाते हैं और टेलीविजन बाइट देते हैं, लेकिन वही बात अंदर रख नहीं पाते। तो टेक्निकलिटीज को छोड़ के, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि टेक्निकलिटीज चले जाते हैं, भाई इस मोशन पे आना चाहिए, उस मोशन पे आना चाहिए, कि फलाना ऐसी नहीं होना है, तो ये टेक्निकलिटीज ज़्यादा, क्योंकि अच्छी डिबेट हो तो सारे मुद्दे दोनों तरफ रख सकते हैं। लेकिन जो अहम बिल हैं, मैं कहूँ कि जीएसटी से लेकर लैंड को लेकर एक नया बिल जो आने वाला है, और कई ऐसे बिल हैं जो कि लंबे अंतराल से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर राज्यसभा में आते आते, आपको लगता है कि इस सत्र यानी कि सत्र के दूसरे हिस्से में कहीं उनका भविष्य कुछ समर्था दिखेगा, या फिर एक बार फिर से बंद डब्बे में वो रखे रहेंगे जिस तरीके का माहौल फिलहाल दिख रहा है? देखिए, जीएसटी को लेकर तक कांग्रेस ने आज स्पष्ट कर दिया है
कि जिस बिल्स पे सहमति है केवल उस बिल्स को अभी लाइए, और जो जिस पे कोई कंसेंसस नहीं बनी है उसको बाद में ले आइए। इसका मतलब यही है कि जीएसटी को वो नहीं चाहते कि ये पहला दौर जो है फर्स्ट फेज इस पे ना लाए, और जो रिसेस के बाद जो बाद में जो सेशन होगा उस पे आप लाइए। तो मुझे नहीं लगता कि जीएसटी इस पे अभी अटेंशन दे पाएंगे सरकार भी। लेकिन बाकी जो बिल्स हैं, कई बिल्स हैं जो लोकसभा में पास हो चुके हैं जिसमें ज़्यादा विवाद नहीं है, कई, क्योंकि कुल मिला के कम से कम 26 बिल्स हैं। तो हो सकता है जिसमें नॉन कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन वो बिल पास करने के लिए भी बाकी जो डिबेट्स हैं वो नॉर्मल चलनी चाहिए। ये नहीं है केवल आप डिबेट नहीं कर पा रहे केवल बिल को पास कर पाए, ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि पहले दौर से सरकार तो बार बार ये कह रही है कि वो जेएनयू मुद्दे हो और अरुणाचल हो, हम डिस्कस कर लेंगे। ये हमने देखा कि आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया जी ने लगातार कह रहे हैं सरकार की तरफ से ये है कि भाई हम डिबेट कर लेंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएगी किस रूप में करेंगे, क्या सेंसर मोशन में डिबेट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई तो यही शुरू होती है कि किस नियम के तहत वही रूल, और फिर वो बात आ जाएगी तो हम देखें केवल प्रोसीजर पर ही आपको बहुत गर्मी बढ़ जाती है। और इस पूरे सत्र में छोटे दलों के लिहाज से क्या देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सत्र से हमने देखा कि जो लगातार जो व्यवधान रहे हैं, छोटे दल कई बार ये कहते सुने गए कि वो चर्चा चाहते हैं, व्यवधान ना हो, मुद्दे उठाए जाए लेकिन बहस के साथ, चर्चा के साथ वो एक परिणति तक, एक रिजल्ट तक उसमें सामने आना चाहिए। इस बार क्या रोल देखते हैं आप इन दलों का? इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा अपने आप को असर्ट करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब बड़े पार्टीज, कांग्रेस या बड़े पार्टीज हों, जेडीयू, आरजेडी, ये मतलब जो लेफ्ट हो, इनकी वॉइस ज़्यादा होती है और वो अपने बात कर नहीं पाते। जैसे बीजू जनता दल, तृणमूल तो इस बार अपने बात रखेंगे क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है, वो अपने आप को सेट कर लेंगे। छोटे पार्टीज कहते हैं कि अगर जब बहस भी होता है उनके लिए समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मिलता है। तो कभी कभी उनको 5 मिनट में बात रखनी पड़ती है, कभी 2 मिनट भी, जब डिबेट जो खत्म होने वाली है। तो इसलिए ये भी चाहेंगे कि भाई हमें कहना है। और अलाइस जो है जैसे शिवसेना है, वो भी अपने आप को असर्ट करते हैं, जो अपने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ होने से बावजूद भी वो अपने कभी कभी अलग राय रखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो पार्टीज जरूर दबाव डालेंगे कि किसी तरह हाउस चले और डिबेट हो, और उस डिबेट में उनको समय भी मिले अपनी बात रखने के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सत्र पिछले सत्र से कुछ अलग होगा और तमाम जो अहम बिल हैं उन पर चर्चा के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर, वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। बजट 2016 राज्यसभा टीवी पर खास प्रसारण, वित्त मंत्री का भाषण, जानकारों का विश्लेषण, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से विशेष प्रसारण। 29 फरवरी को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लाइव। और अब बात जाट आंदोलन की, जिसकी आग में झुलस रहे हरियाणा में आज 3 लोगों की और मौत हो गई। राज्य में आंदोलन हिंसक होने के बाद अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद आज भी कई जगहों पर हिंसा हुई। वहीं कांग्रेस ने जान माल के नुकसान के लिए अब मुआवजे की मांग की है। केंद्र और हरियाणा सरकार से आश्वासन के बावजूद राज्य के कई शहरों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सोमवार को भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी। आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर सरकारी संपत्ति को फूंक डाला। दिल्ली अंबाला हाईवे समेत रोहतक, हिसार और भिवानी जिलों में कई सड़कों पर अब भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। राज्य में कई जगहों पर रेल सेवाएं अब भी बंद हैं। कैथल में प्रदर्शनकारियों ने बाजारों और मॉल्स पर हमला किया। उधर चंडीगढ़ में सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। हम इस समय सारी हरियाणा की जनता से बारंबार अपील करते हैं कि इस समय हरियाणा की जरूरत है
हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है और इसमें शांति की स्थापना होनी चाहिए। हिसार और हांसी में स्थिति सुधरने के बाद कर्फ्यू हटा लिया गया है। रविवार शाम कैथल और कालायत से भी कर्फ्यू उठा लिया गया था। रोहतक में कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई। प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। फोर्सेस की बात है, वो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, IRB और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये सभी लगी हुई हैं और हर तरह से शांति बनाई हुई है। कोई इस तरह की कल शाम के बाद कोई इस तरह की घटना नहीं है। हरियाणा के आरक्षण आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजस्थान के भरतपुर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क और रेल मार्ग जाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी जाट समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये जो पीढ़ी है युवाओं की, जाटों की, ये खतरे में है, इसका भविष्य खतरे में है। युवा पीढ़ी के लिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत इस आरक्षण को वापस ले। हमारा कोई बैर नहीं है और जब तक हमारा आरक्षण हमारा पट्टा नहीं मिल जाएगा हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन में जान माल के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। हरियाणा का बड़ा भारी नुकसान हो गया, जान भी गई, माल भी गया, संपत्ति भी गई। छोटे रेडी से लेकर दुकानदार, इंस्टीट्यूशन, शोरूम और जान तक लग गई लोगों की। सरकार को अभी मतलब इसका मुआवजा डिक्लेयर करना चाहिए। जाट समुदाय OBC कोटे के तहत आरक्षण की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा के अगले सत्र में इसके लिए बिल लाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के मुनक नहर से दिल्ली को पानी की आंशिक आपूर्ति शुरू हो गई है और इससे पानी संकट से जूझ रही दिल्ली को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अंधेरा तक सोनीपत के पास नहर से 25% आपूर्ति बहाल हो गई और इसके साथ ही अब वजीराबाद और हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करने लगे हैं। नहर फिलहाल सुरक्षा वालों के कब्जे में है और सरकार के मुताबिक मंगलवार तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस बीच दिल्ली सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के स्तर पर मामला सुलझाए बिना अदालत का दरवाजा खटखटाने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। चंद्रावल का प्लांट भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ओखला का प्लांट भी हम लोग शुरू करेंगे। अभी हरियाणा ने जिस पानी का वादा किया था 400 क्यूसेक का, वो नहीं आया है यहाँ पर। अगर वो भी आ जाता है तो नांगलोई का प्लांट भी रात को किसी समय शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी राहत जरूर दिल्ली वालों को मिलेगी। और बात JNU के, इस मसले पर अब नया मोड़ आ गया है। देश विरोधी नारों के कथित आरोपी छात्रों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। उधर शिक्षक संघ ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के VC ने आश्वासन दिया है कि कैंपस में पुलिस को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले को लेकर शिक्षक संघ ने आज VC के साथ बैठक की थी और इस बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया। शिक्षक संघ ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी तुरंत हटाने की मांग की है। JNU मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। यूनिवर्सिटी के VC के साथ हुई शिक्षक संघ की बैठक में छात्रों पर राजद्रोह के आरोपों को खत्म करने की मांग की गई। उधर JNU कैंपस में मौजूद आरोपी छात्र पुलिस के सामने सरेंडर करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस नहीं आएगी और जो कि वेलकम स्टेप है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमने कहा भी कि आज जो वाइस चांसलर का एक्शन है वी अप्रिशिएट कि हैज इंश्योर्ड दैट पुलिस डू नॉट एंटर द कैंपस। हमारा भरोसा है, इस देश के सिस्टम में हमारा भरोसा है। यदि उसके थ्रू जो भी हमें यदि झेलना पड़ता है, जो उन्हें लगता है हमें गिरफ्तार करना है, उन्हें लगता है ये उसके प्रोसेस में जाना है, तो हम लोग कोई रेस नहीं करने वाले हैं। बस और बस जो फियर का माहौल था उसके कारण हम लोग वहाँ मतलब इस कैंपस में नहीं थे। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पुलिस उचित समय पर कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस भी इस मामले पर रणनीति बनाने में लगी है। उनको पुलिस ढूंढ रही है। अगर पुलिस को उनकी आवश्यकता है तो उन्हें जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं, अपनी निर्दोषी का उन्हें साक्ष्य पेश करना चाहिए। देशद्रोह के कथित नारे के आरोपी उमर खालिद, अनिबारन, आशुतोष, अनंत प्रकाश और रामा नागा JNU कैंपस में हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। इन लोगों ने नारेबाजी के वीडियो को गलत बताया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस में हुई हिंसा के मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। 10 मार्च को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 48 घंटे से जारी मुठभेड़ खत्म हो गई। सुरक्षा बलों ने सरकारी इमारत में घुसे 3 आतंकवादियों को मार गिराया।
हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार को शुरू हुई कार्रवाई में सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक नागरिक भी मारा गया। सुरक्षा बलों का मानना है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। शनिवार को जम्मू कश्मीर हाईवे पर पंपोर के पास एक इमारत में आतंकी घुस गए थे और उस वक्त कई नागरिक भी थे। सुरक्षा बलों ने पहले सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाला और उसके बाद आतंकियों को खोजने का काम शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां रविदास जयंती और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बीएचयू में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र दुनिया को कुछ नया देने के लिए काम करें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मौजूद छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दौर में नए आविष्कारों की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र अगर सफल होना चाहते हैं तो गंभीर पहल करें, क्योंकि अब सिर्फ कट पेस्ट से काम नहीं चलेगा। समाज जीवन की ताकत का एक आधार होता है इनोवेशन। नए नए अनुसंधान सिर्फ पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए कट पेस्ट वाली दुनिया से नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीक्षांत का मतलब शिक्षा का अंत नहीं होना चाहिए। उन्होंने छात्रों से पंडित मदन मोहन मालवीय के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की अपील की। मैं नौजवान साथियों को आज ये चुनौतियां देने आया और मैं इस बीएचयू की धरती से हिंदुस्तान के और विश्व के युवकों को आह्वान करता हूं, आइए आने वाली शताब्दी में मानव जाति जिन संकटों से जूझने वाली है उसके समाधान के रास्ते खोजने का इनोवेशन के लिए आज हम खप जाएं। प्रधानमंत्री ने श्री रविदास जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। इस दौरान कई दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीएचयू में भी कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने हंगामा किया। इससे पहले रविवार रात वाराणसी पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक समेत कई नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मवेशियों के मामले में भारत और नेपाल अब एक ही स्वर में बोल रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज साझा मंच से दोनों देशों की जनता को आश्वस्त किया कि नेपाल पिछले दिनों के विवादों से उबरने का प्रयास कर रहा है। भारत ने जहां नेपाल को हर तरह का सहयोग देने का वादा किया, वहीं नेपाल ने कहा कि वो भारत के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को ICWA में विशिष्ट लोगों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सभी मुद्दों पर आम राय बन गई है। बाकी मुद्दों पर संविधान संशोधनों के माध्यम से सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे। We believe that in the evolutionary process of the Constitution, appropriate adjustments can always be made per the wish of the people. हालांकि मधेसियों और उनके मित्रों ने अभी भी अपना विरोध बंद नहीं किया है। उनका कहना है कि नेपाल में सभी नागरिकों को समान दर्जा नहीं दिया गया है। इस मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुलकर नेपाल सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नेपाल की सरकार मधेसियों की शिकायतें दूर करने के प्रयास कर रही है। अब ब्याहने के बाद में 15 वर्ष तक नागरिक नहीं बनेगी और न उनको नागरिकता मिलेगी, न उनके बाल बच्चों को ऊंचे पदों पर जाने की इजाजत होगा। द्वैम दर्जा के नागरिक होकर लोग रहेगा। बाकी भी जो उनकी मांगे थी उसके लिए आपने स्वयं मुझसे बात की और कहा कि आप एक राजनीतिक संयंत्र उसके लिए खड़ा करेंगे, और आज भारत आने से पहले आप उस मैकेनिज्म की भी घोषणा करके आए हैं। आदरणीय भाई कमल थापा जी उसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, और वो जो मैकेनिज्म है उसमें आपने कहा कि राजनीतिक वार्तालाप के जरिए आप उसका समाधान निकालेंगे। वैसे इस यात्रा के दौरान नेपाल के रुख में नरमी दिख रही है। अब तक मधेसी आंदोलन पर भारत विरोधी रुख रखने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री अब सामान्य व्यापार और पनबिजली क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर भारत के साथ सहयोग की बातें कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने टिहरी जाकर पनबिजली संयंत्र का अवलोकन किया। इसके अलावा वो भुज जाकर भूकंप से पुनर्निर्माण का अनुभव लेंगे और मुंबई में व्यावसायिक जगत के लोगों से मिलेंगे।
प्रधानमंत्री ओली ने वैसे तो कहा है कि नेपाल के हर नागरिक को वहाँ के संविधान में समान तरह के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वे इस बात पे मौन हैं कि उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता में से एक नेपाल के बाहर थे और बाद में नेपाल के नागरिक बने। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और एक नज़र देश दुनिया की कुछ और खबरों पर संक्षेप में। 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर से जुड़े एक मामले में CBI ने कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट सौंपी है। फुलबंगश इलाके में तब हुई हिंसा की जांच के लिए CBI ने 2 महीने का वक्त और मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की विशेष अदालत ने समीर भुजबल की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर को ईडी ने 1 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी की एक टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में छगन और समीर भुजबल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल ट्रेड पॉलिसी के उल्लंघन को तत्काल रोकने की याचिका पर जांच के लिए सहमत हो गया है। चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ ने केंद्र सरकार से इस याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान से बादाम का इंपोर्ट LOC पर तय नियमों के मुताबिक नहीं हो रहा है। इस पर सुनवाई 4 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ट्रायल कोर्ट को 3 महीने का वक्त दिया है। गोधरा दंगों के ठीक बाद हुए गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 35 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई हमलों से जुड़े अबू जंदाल के वकील ने डेविड हेडली से 4 दिन तक मुंबई की विशेष अदालत में पूछताछ करने की मांग की है। अदालत ने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को अमेरिकी प्रशासन से इस बारे में बातचीत करने का निर्देश दिया। अमेरिकी प्रशासन इसकी पुष्टि होने के बाद कोर्ट पूछताछ की तारीख तय करेगी। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार को अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे लोगों ने रेल यातायात अवरुद्ध कर दिया। कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। आम लोगों को इससे खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में सोमवार को 5वां कार फ्री डे मनाया गया और इसका आयोजन दक्षिणी दिल्ली में विवेकानंद मार्ग पर मुनीरका टी पॉइंट से हयात होटल टी पॉइंट के बीच किया गया। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगला कार फ्री डे पूर्वोत्तर दिल्ली में लोनी रोड पर मनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। राज्य के वित्त मंत्री वाई रामाकृष्ण नायडू 10 मार्च को साल 2016 सत्र का बजट पेश करेंगे। राज्य के कृषि मंत्री उसी दिन कृषि क्षेत्र के लिए एक विशेष बजट भी पेश करेंगे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने बांग्लादेश में पुजारी जोगेश्वर राय की हत्या की जिम्मेदारी ली है। रविवार को राजधानी ढाका से करीब 500 किलोमीटर दूर पंचगढ़ में जोगेश्वर की हत्या कर दी गई थी। फिजी में चक्रवात में भारी तबाही मचाई है। 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले चक्रवात में सैकड़ों मकान तबाह हो गए। 20 लोगों की मौत की खबर है। कई इलाकों में संचार व्यवस्थाएं ठप है। यहाँ फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो खबरों के आज के इस बार में इतना ही। नमस्कार।